दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, हमारे अपने भाई इलाही महफूज, जिन्होंने जेकेएसएसबी के रीसेंट एग्जाम्स में न सिर्फ क्वालिफाई किया है बल्कि टॉप भी किया है। ये टॉप स्कोरर और टॉप रैंकर हैं हमारे जेकेएसएसबी के रीसेंट एग्जाम्स में। महफूज भाई से इनकी जर्नी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। इसके अलावा इन एडिशन टू इट महफूज भाई से स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। आने वाले जो जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हैं उनके हवाले से क्या क्या सोर्सेज फॉलो बच्चों को करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा महफूज भाई से ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं ड्यूरिंग प्रेपरेशन। तो महफूज भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है आज के इस हमारे एपिसोड में। थैंक यू दाऊद भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे इस लायक समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है महफूज भाई। मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पे बताता चलूं कि महफूज भाई ने जो एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, मैं एक बार उनके बारे में आपको बताता हूँ। क्लास 4th जो एग्जाम हुआ था, महफूज भाई का यूटी रैंक 92 था। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट 1.0 जो हुआ था, यूटी रैंक महफूज भाई का 159। और उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम रिसेंटली हुआ, जेकेएसएसबी ने जो कंडक्ट किया, उसमें महफूज भाई का रैंक 2 डिजिट नंबर दैट इज 54 रैंक आया। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो दोबारा हुआ 2.0, उसमें महफूज भाई का रैंक जो आया वो 19 आया, 19। और इसके अलावा बाकी जितने भी एग्जाम्स महफूज भाई ने जिनमें अपीयर किया है वो उनकी जुबानी सुनेंगे। तो महफूज भाई, सबसे पहले आप हमें आपकी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताइए। कहाँ से आपकी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से आपने करी, उसके बारे में हमें बता दीजिए। मेरी जो स्कूलिंग है वो यही पास के एक गांव में हुई है। उसके बाद मैंने क्लास 6th में अपना जो पहला एंट्रेंस एग्जाम है वो क्वालिफाई किया एंड आई वेंट टू जवाहर नवोदय विद्यालय, जो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है, बोर्डिंग स्कूल। लेकिन वहां पे मैं आई स्टेड देयर फॉर आई थिंक 2 और 3 मंथ्स। उसके बाद में वापस उसी स्कूल में आया जहां पे मैं पहले पढ़ता था। यानी कि पास में ही जो गांव है वहां पे मेरी स्कूलिंग हुई है। क्लास 11th में मैंने जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हायर सेकेंडरी है वहां से मैंने 12th पास किया। उसके बाद क्रेज था उस टाइम पे काफी ज्यादा इंजीनियरिंग का। हमने भी जेडब्ल्यू मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने और मेरा जो फ्रेंड है उसने साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जेडब्ल्यू मेंस की। इवन दो आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम, लेकिन मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी उस टाइम पे। मैं पहले काउंसलिंग राउंड के लिए गया था लेकिन कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला पहले राउंड में। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। उसके बाद मैंने जो आईयूएसटी है अवंतीपोरा, वहां पे मैंने एडमिशन किया था। और वहां पे मुझे लेकिन जो ब्रांच है वो मिली थी ईएनसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। लेकिन मेरा था उस टाइम पे थोड़ा सा जो इंक्लिनेशन था दैट वाज टुवर्ड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो मैंने फिर आईयूएसटी में अपना एडमिशन जो है उसको कैंसिल किया। उसके बाद मैं गया आउट ऑफ स्टेट। उस टाइम पे जेएंडके वाज अ स्टेट एंड मैं राजस्थान गया, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। वहां से फिर मैंने बीटेक किया। 2017 में मेरा जो बीटेक है वो कंप्लीट हुआ। ओके, सो उसके बाद जब आपने बीटेक कंप्लीट किया महफूज भाई, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट डायरेक्ट फिर ग्रेजुएशन के बाद ही आपने नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया और क्या आपने उसके बाद किया? अब फर्दर आप अपनी जो नेक्स्ट जर्नी है, मतलब कॉलेज से ड्रॉप आउट होते ही क्या जर्नी आपकी रही, उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। कॉलेज से मैंने जो डिग्री है उसको कंप्लीट किया 2017 में। जब मैं वापस घर आया, मैंने उस टाइम पे आई थिंक 2017 या 18 में जेकेएसएसबी के 2-3 फॉर्म्स आए थे, मैंने वो फिल किए थे। एक था आई थिंक उसमें जनरल टीचर, एक था लेबोरेटरी असिस्टेंट और एक था असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क। मैंने तीनों एग्जाम्स दिए थे। आई स्टिल रिमेंबर द स्कोर। लेबोरेटरी असिस्टेंट में मेरे 85 आए थे, उसका कट ऑफ आई थिंक 90 गया था। और जनरल टीचर में मेरे आए थे आउट ऑफ 157 पॉइंट समथिंग, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ गया था, अनंतनाग का गया था 62। और जो ये असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क है, इसमें भी आई थिंक मेरा स्कोर 80 के आसपास ही था,
इसका भी कट ऑफ गया था आई थिंक 90। इन तीनों एग्जाम्स में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, स्पेशली जो जनरल टीचर है उसका रिजल्ट इट वॉज ए जोल्ट फॉर मी। ठीक है, मुझे लगा था शायद वो मेरा निकल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मैं मास्टर्स करने के लिए गया जयपुर, एंड वहां से मैंने 2020 में मास्टर्स अपनी कंप्लीट की। ओके, देन उसके बाद 2020 में जब मैं घर आया, मास्टर्स के बीच में मैं जॉब भी करता था दिल्ली एनसीआर में, जो एक्सेंचर कंपनी है, एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुड। वहां पे मैं जॉब करता था। फिर जब वो कोविड वगैरह हो गया, फिर मैं घर आया था आई थिंक जुलाई 2020 में, और उसी टाइम पे ये जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट है, इसकी जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, वो आई थी। फिर मैंने यही फॉर्म फिल किया, एंड इसी के लिए मैंने वो 2-4 जो महीने हैं इसके लिए प्रिपरेशन की थी। उसके बाद एग्जाम दिया, रिजल्ट तो आपके सामने ही है, नहीं हुआ उसमें। ओके, उसके बाद फर्दर उसके बाद मैंने जेके जो आई थिंक जे&के बैंक के उसके बाद एग्जाम आए थे, एक तो ये जेके बैंक पीओ और जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट, वो एग्जाम्स दिए थे, लेकिन ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी बिकॉज आई वाज बिजी विद पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। फिर वो 2 एग्जाम्स भी क्वालिफाई नहीं हुए। उसके बाद आई थिंक मेरा जो 1 मार्च 2021 है, क्लास 4th का पेपर था, उसमें मैं मतलब आई टुक दैट एग्जाम एंड वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। दैट वाज माय फर्स्ट एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई किया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर माय जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद मेरा पहला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो मैंने क्वालिफाई किया, वो यही क्लास 4। ओके, वेरी गुड। उसके बाद की क्या जर्नी रही फिर आपकी महफूज भाई, उसके बारे में आप प्लीज हमें हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। क्लास 4th के बाद मतलब मैं थोड़ा सा खुश हो गया था, मुझे लगा शायद चलो डूबने वाले को तिनके का सहारा, लेकिन फिर वहां पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई कि ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं गया, मुझे लगा शायद अगर गए तो शायद बाद में कुछ जो जेके एसएसबी है कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं गया। उसके बाद मैंने एक और एग्जाम दिया था जेके एसएसबी का, आई थिंक सब ऑडिटर या कुछ जूनियर सुपरवाइजर ऐसा कुछ पोस्ट था। उसमें जो मेरी परसेंटाइल है आई थिंक 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल थी, लेकिन उसमें पोस्ट कम थे, आई थिंक 80 पोस्ट थे। मेरी रैंक थी, ओवरऑल रैंक थी 148। उसमें भी जो मेरा कट ऑफ है क्लियर नहीं हुआ। ठीक, और उसके बाद फिर महफूज भाई उसके बाद की क्या जर्नी रही आपकी, आप 1 बाय 1 पूरी बता दीजिए फिर हमारी ऑडियंस को। उसके बाद फाइनेंस का ही एग्जाम आया था, फाइनेंस का एग्जाम आया था मार्च 2022, 6 मार्च 2022 को एग्जाम दिया था, ये मेरा क्वालिफाई हुआ था, फाइनेंस क्वालिफाई हुआ था। लेकिन उसके बाद डीवी भी हो गई थी, फिर वो लास्ट में स्क्रैप हो गया, कुछ एलिगेशंस वगैरह लग गई इस एग्जाम में, एंड इट वाज स्क्रैप्ड फाइनली। फिर 1-1.5 साल ऐसे ही रहा, सबको पता ही है क्या हुआ फिर उस 1-1.5 साल में। उसके बाद यही एग्जाम था, एक तो वीएलडब्ल्यू था, उसके बाद यही फाइनेंस था दूसरा। ओके, सो महफूज भाई जैसे ही देखिए, मैं आपको ये चीज आप मुझे ये चीज बताइए कि जैसे ही आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 1.0 में यू वर द टॉपर, और एक टॉपर होना, देखिए एग्जाम क्वालिफाई करना और टॉपर होना इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो यू आर अमंग द टॉपर्स लिस्ट। तो महफूज भाई जैसे ही आपका मतलब सिलेक्शन हो गया एंड यू आर लाइक श्योर कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, आप फाइनली मुझे कुछ जॉब मिल रही है, बट अनफॉर्चुनेटली फिर ये सुनने में आया कि इसमें एलिगेशंस हैं, इसमें वो सारे जो है वो घोटाला हुआ है, जो हुआ है उसके बारे में जब आपने सुना, और फिर ये न्यूज भी सुनने को मिली कि भाई ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो गया, उस टाइम पे जो मोमेंट था वो मोमेंट कैसा था आपके लिए, उसके बारे में जरा बताइए। हम शायद उस टाइम जो वो दिन था, डेट याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हम ट्रेन से वापस आ रहे थे। मेरे जो फादर हैं वो मुझे लेने आए थे रेलवे स्टेशन, और रास्ते में ही मेरा जो फ्रेंड है उसने मुझे मैसेज भेजा कि
DIPR ने ट्वीट किया है कि इस फाइनेंस के लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया है एंड आप डेट्स कहाँ ऑफ से न्यू आ रहे थे एग्जाम विल बी महफूज भाई? नोटिफाइड सून। हम प्रोटेस्ट करके आ रहे थे श्रीनगर से, मैं ट्रेन से वापस आ रहा था एंड मेरे फादर जो है वो मुझे पिक करने के लिए आए थे। ओके। और रास्ते में ही पता चला, मतलब घर पहुंचने से पहले ही वी गॉट टू नो दैट लिस्ट हैज बीन स्क्रैप्ड एंड अब नए सिरे से एग्जाम होगा, इस एग्जाम मतलब इस पोस्ट के लिए। ओके, तो फिर उस टाइम पे कैसी फीलिंग्स थी आपके माइंड में, क्या क्या चल रहा था फिर उस टाइम पे? फीलिंग कुछ नहीं थी, मतलब आई डिड नॉट क्राई, लेकिन आई डिड नॉट टॉक टू एनी ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर एटलीस्ट अ मंथ। मेरे फ्रेंड्स कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, ऑन व्हाट्सएप वगैरह कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, SMS कर रहे थे, लेकिन फॉर 1 कंप्लीट मंथ मैंने किसी से बात नहीं की है, किसी से भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मैंने ऐसा रोया वगैरह, बट हाँ मतलब कहने के लिए कुछ नहीं था किसी, मतलब कोई कॉल करता मैं पिक नहीं करता था, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ, वो कहते ना, आई रैन आउट ऑफ वर्ड्स। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आई वॉज स्पेल बाउंड कि कभी हिस्ट्री में, मतलब JKSSB की हिस्ट्री में अभी तक मतलब एलिगेशन लगी हैं किसी रिक्रूटमेंट पे, लेकिन ऐसा सिरे से किसी लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया गया था। इट वॉज मतलब वो कहते हैं ना कि इट वॉज, वो जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो हम वैसे था हमारे लिए। ओके, सो महफूज भाई देखिए, अब ये चीज तो आपको पता थी कि भाई रिक्रूटमेंट अब स्क्रैप हो चुकी है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव कि आपको दोबारा से अपने उस चेयर और टेबल पे बैठना था और अपनी प्रेपरेशन को दोबारा से स्टार्ट करना था। महफूज भाई, कैसे आपने वो मोटिवेशन लाया, किस तरह से आपने वो दोबारा से, किस तरह का वो जो गियर अप था, किस तरह से आपने स्टार्ट किया? क्योंकि ऐसी मोमेंट पे टूटना, क्योंकि आई हैव फेस्ड, आई लिटरली आई हैव आल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ सच चैलेंजेस। मैंने UPSC CDS के एग्जाम्स दिए हैं, मेरे सेक्शनल कट ऑफ एक एक दो दो नंबर से नहीं क्वालिफाई हुए हैं। मैंने SSB इंटरव्यूज दिए हैं महफूज भाई, SSB इंटरव्यूज में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि क्वालिफाई ना होना और क्वालिफाई होने के बाद फिर वो पूरा स्क्रैप हो जाना, मैं इस पूरे मतलब ये जो ट्रेजेडी है, इसको मैं ट्रेजेडी ही कहूंगा, इस ट्रेजेडी को मैं पूरे समझ सकता हूं। तो महफूज भाई, कैसे आपने फिर दोबारा अपने आप को मोटिवेट किया, कैसे आपने दोबारा से रीस्टार्ट किया और रिफ्रेश किया, वो आप उसके बारे में बता दीजिए। फिर उसके बाद आपने कहां से क्या किया आपने? दाऊद भाई, वो कहते हैं ना कि मतलब जिस इंसान का मतलब फोकस किसी चीज पे हो, जिसको पता है कि मुझे करना है, उसको भले ही कितनी भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े, वो बंदा वो काम करेगा ही करेगा। बिल्कुल। मतलब आई एम द टाइप ऑफ पर्सन, ना मैंने कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा है, ना मैंने कभी कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ी है खुद को मोटिवेट करने के लिए। वेरी जो गुड। हमारी जो फैमिली है, वी आर लोअर मिडिल क्लास जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो ये तबका जो होता है ना भाई, इसने जो सर्कमस्टेंसेस की होती हैं वाइल अपब्रिंगिंग, वो सर्कमस्टेंसेस हमें लाइफ के हर किसी एग्जाम के लिए तैयार करती हैं। हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा है कि लाइफ का जो बेस्ट टीचर है वो है एडवर्सिटी। जिस इंसान ने बुरा वक्त देखा है, उसको फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो मेहनत करेगा ही करेगा अपने उन हालात को बदलने के लिए। मेरे लिए हमेशा जो मोटिवेशन है, वो जो फैमिली है, जब मैं इनकी स्ट्रगल देखता हूँ, अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल देखता हूँ, अपने फादर की स्ट्रगल देखता हूँ, तो वो मुझे मोटिवेट करती है। आई डोंट नीड टू रीड एनी कोट और वॉच एनी वीडियो टू गेट मोटिवेशन। मेरे पास में भी मतलब मैं इतना ज्यादा इसलिए मतलब बियर कर पाया हूं बिकॉज मेरा जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है। देयर इज फायर इन मी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरा जो नाम है वो आई थिंक मेरे ग्रैंडफादर ने रखा है। मेरी जो एजुकेशन है, इसके लिए मेरे फादर ने एक्सपेंसेस बियर किए हैं। हाँ, मास्टर्स में मैंने थोड़ा सा अपने जो अपना फी है उसको थोड़ा सा पे किया है, बिकॉज एट दैट टाइम मैं जॉब कर रहा था। लेकिन 90% से ज्यादा एक्सपेंसेस मेरे फादर ने बियर किए हैं। मेरा तो इसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। मेरा अपना क्या है? कुछ नहीं है। बस अब ये जो मैंने एग्जाम 1-2 निकाले हैं, ये मेरी खुद की मेहनत है। इसमें भी मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मेरे फादर ने कभी नहीं बोला कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाओ, आप अंदर क्या कर रहे हो बैठ के। मेरी जो ममा है, उसने मुझे 3 साल 3.5 साल जिस रूम में था वहां वो खाना
वो मिक्स करके लाती थी एंड उसमें स्पून होता था, सो दैट कि मैं अब मतलब बुक से उठूं ना, फिर हाथ धोऊं, फिर खाना खाऊं, फिर वापस आऊं। उनको लगता था शायद इससे थोड़ा सा इनका टाइम बच जाएगा। ओके, उनकी जो स्ट्रगल है वो मुझे मोटिवेट करती है। वेरी गुड, इसी ने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है अपने लिए, इनके लिए। ग्रेट। महफूज भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपके इन वर्ड्स को सुन के। ये कहानी शायद सिर्फ आपकी नहीं है, सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर की नहीं के बच्चों की नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ की नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये कहानी पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे इंडिया के यूथ की है, जो स्पेशली मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। तो महफूज भाई, गोया कि आपने फिर दोबारा से, आपको ये नेचुरल मोटिवेशन था, आपको अपने मदर फादर से वो मोटिवेशन था, वो नेचुरल, वो किसी से आप मोटिवेट नहीं हुए, किसी वीडियो से, किसी इन्फ्लुएंस से। बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है महफूज भाई कि मोटिवेशन इज जस्ट अ टेम्परेरी थिंग। मोटिवेशन का ग्राफ अल्टीमेटली एक टाइम पे बहुत पीक पे होता है, और ये साइमल्टेनियसली जो है वो डिक्रीज होता 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 जो है वो खत्म हो जाता है फिर। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जो आपने कहा कि आपके अंदर वो जुनून और वो जज्बा था, आई थिंक वो आपका जो जुनून और वो जज्बा आज जेकेएसएसबी के टॉपर्स की लिस्ट में वो आपका जुनून और जज्बा दिख रहा है। महफूज भाई, मैं आपके इस जुनून और जज्बे को सलाम करता हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू दाऊद भाई। चलिए महफूज भाई, आगे की कार्रवाई बढ़ाते हैं, और आगे अब आप बताइए कि फिर उसके बाद ये पूरा दौर गुजरा, और अब आते हैं सीधा रीसेंट एग्जाम्स पे, जो आपका सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं वीएलडब्ल्यू पे, वीएलडब्ल्यू के बाद आपका जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है उस पे। तो वीएलडब्ल्यू के लिए महफूज भाई स्ट्रेटेजी क्या रही? क्या आपने दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो की, या आपने सिर्फ फाइनेंस पे फोकस किया और साथ में टच में आपने वीएलडब्ल्यू को भी रखा? क्या ऐसी स्ट्रेटेजी थी महफूज भाई जो आपने फॉलो करी आपके दोनों एग्जाम्स के लिए? बताइए जरा प्लीज। दाऊद भाई, मे बी मतलब किसी को यकीन ना हो, लेकिन मेरी लाइफ में मेरा मतलब कभी मेंटोर नहीं रहा है कोई। ओके, मैंने जो भी सीखा है, मे बी मैंने बहुत कम सीखा। मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। जितना भी सीखा है, मे बी 0.1% या 0.001%, ये मैंने गलतियां करके सीखा है। मैंने बहुत गलतियां की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा गलतियां की है। और मतलब मैं ऐसा एस्पिरेंट था, जब मैंने पंचायत का एग्जाम दिया, यहाँ पे मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन था उसमें, कि आप बताइए, पता नहीं कुछ हाईवे के बारे में था, नेशनल हाईवे के बारे में। उसका आंसर था नेशनल हाईवे 44। लेकिन मैं इतना बेवकूफ था, मुझे उस हाईवे का नाम ही पता नहीं था। जो मेन हाईवे है जेएंडके का, ओके, उसका नाम मुझे पता नहीं था। ओके, 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 आई वॉज सो नाइव एट दैट टाइम। ओके, ओके, अगर मैंने वो एक क्वेश्चन सही किया होता, मेरे 79.5 थे, अगर मैंने वो क्वेश्चन सही किया होता तो मेरी सिलेक्शन हो गई होती उस टाइम पे। सीरियसली। इसीलिए गलतियां बहुत की हैं, एंड उन्हीं गलतियों से मैंने सीखा है। बिकॉज आइंस्टाइन भी कहते हैं कि अ पर्सन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जिसने गलती नहीं की है वो कहां से सीखेगा? आपको एग्जैक्टली। गलतियां करनी है, लेकिन उन गलतियों से सीखना है। यू हैव टू एंश्योर दैट यू डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स। ओके, सो महफूज भाई, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत और जो बेहतरीन। वीएलडब्ल्यू के बारे में आप, हम्म, सॉरी टू इंटरप्ट, और जो हम्म, वीएलडब्ल्यू के बारे में आप बोल रहे थे, 1 महीना बचा था वीएलडब्ल्यू का, लेकिन मेरी जो प्रिपरेशन थी पिछले 1 डेढ़ साल में वो थोड़ी ठीक थी। 1 महीना पहले मैंने कैलकुलेट किया कि अब 1 महीना बचा है, अब वीएलडब्ल्यू का एग्जाम देना है। हम्म, मैंने 10 दिन रखे कंप्यूटर के लिए। मुझे लगा था शायद जेकेएसएसबी कंप्यूटर में थोड़े टफ क्वेश्चन पूछेगी, कुछ शॉर्टकट कीज या कुछ और पूछेगी। मैंने 10 दिन कंप्यूटर को, सिर्फ कंप्यूटर के सब्जेक्ट को डेडिकेट कर दिए। 10 दिन मैंने सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा, लेकिन काफी अच्छे से मैंने जो कंप्यूटर है सब्जेक्ट वो पढ़ा। उसके बाद जो 20 दिन बचे, इसमें थोड़ा सा मैंने मैथ्स रिवाइज किया, थोड़ी बहुत जीके रिवाइज की, और बस मैं एग्जाम देने के लिए चला गया। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे पास मतलब प्रेपरेशन नहीं थी, मैंने प्रेपरेशन की थी पहले ही। लेकिन हाँ, उन 30 दिनों में मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा। मैंने बस थोड़ा सा जीके रिवाइज किया, थोड़ा सा जो मैथ के फॉर्मूले हैं
उनको रिवाइज किया, लेकिन कंप्यूटर मैंने बहुत सही से पढ़ा था। मतलब आई वॉज बैटिंग ऑन कंप्यूटर सब्जेक्ट, शायद अगर कोई टफ क्वेश्चन आएगा वो आएगा कंप्यूटर पोर्शन से, लेकिन कंप्यूटर फिर वहां पे इजी ही पूछा गया था, लेकिन मैंने सोचा था उसका पेपर शायद टफ आएगा, और ऊपर वाले का शुक्र है एग्जाम क्वालिफाई हुआ। पेपर भी इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं आया था मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल शायद हो गया इसीलिए। बिल्कुल महफूज भाई, पेपर जो है वो इस तरह का डिजाइन किया था जेकेएसएसबी ने लिटरली। जब मे बी शायद आपने वो मेरी वीडियो देखी ना हो, मैंने एक एनालिसिस किया था और सारे लोग ये बता रहे थे कि भाई पेपर अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था। भाई महफूज भाई मुझे बताओ, जो कॉम्पिटेटिव पेपर वो होता ही अनएक्सपेक्टेड है। मतलब सारे बता रहे थे कि भाई जैसा सोचा था वैसा नहीं आया, ये कैसा पेपर जेकेएसएसबी ने डाला। तो आई वाज लाइक कि भाई पेपर अनएक्सपेक्टेड ही होता है, पेपर कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं आ सकता। मतलब जैसा एक्सपेक्ट करोगे कि वैसा पेपर नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो है वो मतलब पूरे लास्ट के 1 महीने जो सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, समेटी हुई थी, उनको लास्ट के 1 महीने में आपने रिवाइज वगैरह किया। तो महफूज भाई अब आगे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि जो आपका पेपर है, जब आप पेपर देने गए महफूज भाई, तो पेपर देते हुए हम सोर्सेज पे बाद में आएंगे, सोर्सेज क्या फॉलो किया और क्या नहीं करने चाहिए, गलतियों पे बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ये चीज बताइए, क्योंकि जो पेपर एग्जाम हॉल होता है वहां पे प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। महफूज भाई आपने उस प्रेशर को कैसे डील किया, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे। दूसरी बात ये कि पेपर में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहती है, किस सेक्शन को आप अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, वो चीज जरा एस्पिरेंट्स को बताएं आप प्लीज। जो मेरा सेंटर है वो घर के पास ही था, मेरे फादर जो है वो मेरे साथ आए थे, उन्होंने वो मुझे जब भी मेरा पेपर होता है वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आते हैं, वो रास्ते में एक ही चीज दोहराते रहते हैं। आई वॉन्ट टू से दिस इन कश्मीरी बिकॉज मेरे फादर उसको कश्मीरी में बोलते हैं। Okay. मेरे फादर कहते हैं कि कर पेपर्स कहते मगर मेहरबानी करके नेगेटिव मार्क्स करे, वो यही बोलते रहते हैं कि मतलब किसी भी क्वेश्चन पे तुक्का नहीं मारना, जितना आपको आता है भले ही आप फेल हो जाओ, जितना आपको आता है आप उतना ही करो। मेरे फादर कहते हैं ऑल्दो मैं मानता हूं रिस्क, वी शुड टेक रिस्क, कभी कभी रिस्क लेना होता है, लेकिन मेरे फादर कहते हैं डोंट टेक रिस्क। मेरे फादर कहते हैं डोंट टेक रिस्क, और मैंने उस दिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया है। जब फाइनेंस का एग्जाम था, मेरा जो अटेम्प्ट है उस टाइम पे फाइनेंस के पेपर में, आई बिलीव मैंने 98 क्वेश्चन मतलब वहां पे सॉल्व किए थे, उसमें से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन गलत है मेरे, बस। अटेम्प्ट मेरा बहुत कम रहा था, बिकॉज जिस भी क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक थी या कुछ इशू था, जैसे कि वो इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चन थे या कहीं पे जहां पे भी ये कुछ इशू था, जहां मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन में, वो सारे क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, सारे क्वेश्चन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक मिनिमम रिस्क इन दैट एग्जाम। मैंने घर से ही कैलकुलेशन लगाई थी कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे काफी ज्यादा टफ लगा, उस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, और अगर कहीं पे मिस्टेक होगी उसको भी मैं स्किप करूंगा। बिकॉज पिछले 2-3 एग्जाम्स में मैंने देखा कि जेकेएसएसबी अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है उसको फिर डिस्कार्ड कर देता है, एंड शायद मार्क्स फिर सबको ही मिलते हैं। इसीलिए मैंने वहां पे वैसा रिस्क नहीं लिया कि जिस क्वेश्चन में गलती है उसको भी किया, मैंने बस वही क्वेश्चंस किए जिनके बारे में आई वाज 100% श्योर। ओके महफूज भाई, तो पेपर का ये तो आपने बता दिया कि भाई नेगेटिव मार्किंग, और जो हाँ आपने पूछा था पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है या मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। पेपर को मैं ऐसे अटेम्प्ट करता हूं कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैं पहले क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ता हूं, और क्वेश्चन में अगर कहीं पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगर वो नॉट वहां पे हाईलाइटेड नहीं है या बोल्ड में नहीं लिखा है, मैं पेन से फिर उसको नीचे अंडरलाइन कर देता हूं, सो दैट मतलब मेरे दिमाग में ये रहे कि यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है। बिकॉज मैं जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा दिमाग है उसको लगता है कि पूछा गया है इनमें से कौन सा है, और यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ता हूं, एंड मैं वही क्वेश्चन मार्क करता हूं अपने ओएमआर शीट पे जो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाए। देखते ही जिसका आंसर मुझे पता हो, उसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं ओएमआर शीट पे मार्क करता हूं। पहले मैं एक राउंड में पेपर करता हूं, मे बी मेरा अटेम्प्ट हो 70 हो 80 हो, और मैं उन सारे क्वेश्चन को छोड़ देता हूं सेकंड राउंड के लिए जो विद इन 1 मिनट्स पहले सॉल्व नहीं हुए थे। उसके बाद मैं उन क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ता हूं, अगर सॉल्व हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं उनको छोड़ देता हूं।
बिकॉज पहले मैं तुक्का मारता था, लेकिन वो सारे तुक्के गलत होते थे, अब मैं तुक्के नहीं मारता हूं। ओके, सो मतलब आपके कहने का ये है महफूज भाई, देखो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं महफूज भाई, वो क्या करते हैं कि जैसे ही पेपर उनके हाथ में आया वो पूरे पेपर को स्कैन करते हैं महफूज भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 या अप टू 100 जितने भी क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब एक 5 मिनट या 4 मिनट के अंदर पेपर को पहले ऊपर ऊपर से स्कैन किया, देख लिया भाई, थोड़ा सा पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसा पेपर आया है। हाँ एक ये तरह के वो एस्पिरेंट्स होते हैं महफूज भाई। दूसरे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जस्ट राइट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पेपर को सीधा अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। आपके नहीं हिसाब भाई, से क्या स्ट्रेटेजी ठीक रहती है? सबसे बेस्ट है क्वेश्चन पेपर पे इवन लिखा भी होता है कि गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखो। एक इसके दो फायदे हैं, एक तो थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर की लेवल क्या है। दूसरा, अगर कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है आप इसको पहले ही रिपोर्ट कर सकते हो। यही रूल होता है, इसीलिए आप पहले के 2-4 मिनट्स यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर। एक तो आप प्रिंटिंग मिस्टेक देखते हो कहीं पे, और दूसरा आप यू गेज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन पेपर इसकी लेवल क्या है। अगर आपने 4-5 एग्जाम्स दिए होंगे तो पेपर को देखते ही आपको अंदाजा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर इसकी लेवल क्या है। जैसे जो फाइनेंस एग्जाम है जो रिसेंटली हुआ, आई स्वेयर टू गॉड, जैसे ही मैंने पेपर देखा ना, मैंने पेजेस पलटे, मुझे लगा इसका कट ऑफ, मुझे लगा था इसका कट ऑफ काफी ज्यादा नहीं जाएगा। वो इसलिए कि मैंने जो क्वेश्चंस देखे उसमें मैच द फॉलोइंग थे, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। मुझे लगा पेपर का जो लेवल है वो काफी हाई है, इसलिए अगर मैंने तुक्का मारा, अगर वो गलत हुआ, मैं लिस्ट से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए आई हैव टू बी केयरफुल, और मुझे अटेम्प्ट कम रखना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ये मैंने पेपर का लेवल, जब मैंने पेपर ये जो पेजेस हैं उनको पलटा, आई गॉट टू नो कि लेवल ऑफ द पेपर काफी अच्छी है। ऑल्दो देयर वर प्रिंटिंग मिस्टेक्स या कुछ जो भी एरर वगैरह था, लेकिन लेवल ऑफ द पेपर वाज प्रीटी गुड। बहुत अच्छा पेपर था ओवरऑल। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये है कि पहले महफूज भाई पूरे पेपर को स्कैन किया जाए, ताकि चेक किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए, कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में वो तो नहीं है जो 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 मिसप्रिंट आमतौर वगैरह पर। अगर कहीं पे हो तो उससे ही पता चलता है, आप रिपोर्ट कर सकते हो पहले ही, जो भी वहां पे एग्जाम ड्यूटी पे होगा हम्म, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो कि यहाँ पे मिसप्रिंट है। हाँ, वेरी गुड। तो महफूज भाई फिर एक बार आपने देख लिया पूरा पेपर, आपने स्कैन मार लिया, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट हो जाते हो क्वेश्चन नंबर 1 से, जैसा कि आपने पहले बताया कि पहले राउंड में 1 मिनट के अंदर अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो मैं करता हूँ, जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसको वहां पे सर्कल करके फिर दूसरे वाले राउंड में कर देता हूँ मैं। मेरा यही हमेशा से मतलब रहा है पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका। और ये भी मैं बता दूं, मे बी यहाँ पे कोई एस्पिरेंट ऐसा हो, कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट में जाके एट दी 11th आवर आप जो ओएमआर शीट है उस पे आंसर्स मार्क करो। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। जो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसी क्वेश्चन को आपको ओएमआर शीट पे एट दैट वेरी मोमेंट मार्क करना है। ठीक है, लास्ट में हड़बड़ी होती है। लास्ट में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 से आपको शुरू करना था, आपने शायद क्वेश्चन 3 से शुरू किया, आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। महफूज भाई ऐसा मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है। इनफैक्ट मेरे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं, इनफैक्ट टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो डीएम्स करते हैं, लड़कियां लड़के मैसेज करते हैं कि सर मैंने एक साथ ही 6-7 क्वेश्चंस किए थे, फिर जब मैं ओएमआर पे गया था या गई थी, ओएमआर पे मेरे 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत सर्कल हुए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं व्यूअर्स को ये कह देना चाहता हूँ कि महफूज भाई जो बता रहे हैं कि आपने एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को एट दैट वेरी मोमेंट अपने ओएमआर पे फिल कर देना है, ताकि बाद में बिल्कुल फिर सही। हड़बड़ी और की वजह से आप ऐसा ना करो कि ऊपर नीचे आपका हो जाए। और बिल्कुल दूसरी। सही, बिकॉज लास्ट लास्ट में जो लास्ट के जो 10-15 मिनट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस टाइम पे, और इंसान नर्वसनेस में या हड़बड़ाहट में अगर एक आपने मार्क किया गलत, आप जो भी लाइन नीचे होगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे ही गलत हो जाएंगे आपके। ओके, सो महफूज भाई अब आगे बढ़ते हैं हम अपने जो आज का सेशन है, हमारे सेशन के जो लास्ट सेशन है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कंपोनेंट वो ये कि महफूज भाई सोर्सेज को लेके हम जरा आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आगे आगे हम चर्चा करते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं, क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए। स्टार्ट करूंगा मैं मैथमेटिक्स से महफूज भाई। देखिए
मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए, स्टार्ट मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, महफूज भाई पूरा बता दीजिए व्यूअर्स को। आपने क्या मैथमेटिक्स के स्ट्रेटेजी लिए फॉलो की थी जब आपने स्टार्ट किया था पढ़ना, आपने कैसे पढ़ा था, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, क्या प्रैक्टिस की थी, वो सारा आप प्लीज बता दीजिए। मैथमेटिक्स पे आने से पहले मैं यहाँ पे एक आपकी चैनल पे खुलासा कर देना चाहता हूँ। वेरी फ्यू, मतलब जो मेरे बहुत नोन है उनको भी नहीं पता है, इवन माय पेरेंट्स डोंट नो। अब वो गालियां देंगे या कुछ देंगे या कुछ और करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन जब मेरा इंजीनियरिंग का पहला सेमेस्टर था, आई फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मेरी इंजीनियरिंग में एक ही बैकलॉग लगी है, वो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में लगी है। ओके एंड इवन माय पेरेंट्स डोंट नो अबाउट इट। ठीक है। ओके ओके उसके बाद जो हमारा कॉलेज का टॉपर है, ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर, वो मेरा काफी अच्छा फ्रेंड था, काफी अच्छा फ्रेंड, बहुत क्लोज थे हम। फिर उसने मेरी हेल्प की थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स में। और व्हेन आई सैट इन द एग्जाम फॉर द सेकंड टाइम, आई थिंक 80 में मार्क्स होते थे मेरे, 48 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80। एंड इन आवर यूनिवर्सिटी 48 आउट ऑफ 80 इट इज अ प्रिटी गुड स्कोर। इसको काफी अच्छा स्कोर माना जाता है, स्पेशली इन फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। सो उस टाइम से जो जो मैथमेटिक्स है, एक तो मेरे अंदर से उसका डर खत्म हुआ, दूसरा मैथ्स पे मेरा काफी अच्छा होल्ड आया, काफी अच्छा होल्ड। इनफैक्ट जो हमारा 8th सेमेस्टर था, उसमें भी हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, उसमें मेरे 80 में से 64 आए थे। मैथमेटिक्स हैज नॉट बीन अ चैलेंज फॉर मी सिंस देन। तब से मेरे लिए जो मैथमेटिक्स है, इट हैज बीन अ पीस ऑफ केक। वेरी गुड। तो मैथमेटिक्स जो है, इसके लिए मतलब मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर सोर्स मतलब कंसल्ट नहीं किया था। इनफैक्ट जो 8th क्लास 9th क्लास एंड 10th क्लास मैं घर पे पढ़ाता भी हूँ, मैंने कोई पर्टिकुलर सोर्स कंसल्ट नहीं किया था मैथमेटिक्स के लिए। हाँ, जो एनसीईआरटी है उनको मैं पढ़ता हूँ, सो दैट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ा सकूं। बस क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th एनसीईआरटी मैंने देखे हैं, उनको मैंने ठीक से पढ़ा है। ओके वेरी गुड महफूज भाई। लेकिन हाँ, हाँ अगर कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहता है, हाँ मतलब आई नो ए कपल ऑफ टीचर्स ऑन यूट्यूब, मे बी उनसे अच्छे हों, लेकिन मैं एक दो टीचर को जानता हूं। एक है आशीष अरोड़ा और एक है सुमित वर्मा। पहले वो अड्डा 247 पे पढ़ाते थे, अब शायद वो ऑलिव बोर्ड के साथ है, लेकिन उनकी अपनी एक चैनल भी है, सुमित वर्मा या सुमित सर्स एकेडमी ऐसा कुछ नाम है। और ओके एक है आशीष अरोड़ा, उनकी चैनल है आई थिंक स्टडीफाइड या कुछ नाम है उनकी चैनल का। वो मुझे लगता है काफी दो अच्छे टीचर्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। ओके तो महफूज भाई, जो बिगिनर है, जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स रहा है, जिसका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रहा है, उसको आप कैसे गाइड करोगे, क्या बताओगे अगर उसने मैथ्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? देखो महफूज भाई, लोग पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, उसकी नोट्स बनाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि टाइप 1 पे मुझे इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है। आप वो जरा एलेबोरेट कीजिए महफूज भाई। यूट्यूब पे यही तो जो टीचर्स मैंने बताए, अगर इनको फॉलो करें, इनके जो जो सुमित वर्मा है, इनके जो बेसिक लेक्चर्स, इन्होंने काफी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे भी लेक्चर्स दिए हैं। अगर पहले वो मतलब देखे जाएं वो लेक्चर्स, उसके बाद जो वो कॉन्सेप्ट है, इस पे जेकेएसएसबी ने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस की जाए, आई थिंक एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये दो अगर आप ठीक से फॉलो करोगे, तो आई थिंक जो भी आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स पोर्शन में, वो आप कर लोगे। इतना भी कुछ टफ नहीं पूछा जाता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जेकेएसएसबी की तरफ से। ओके तो महफूज भाई, इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश के लिए बच्चे की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? इंग्लिश में जो ग्रामर है उसको आपको ठीक करना है, जो ग्रामर है उसके जो रूल्स हैं वो आपको ठीक करना है। इंस्टेड कि आप साइनोनियम एंटोनियम याद करने बैठ जाओ, उससे कुछ होगा नहीं। बिकॉज जो इंग्लिश की वोकेबलरी है वो बहुत वास्ट है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स, आप जो ग्रामर है, जैसे कि टेंसेस है, मॉडल्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव है, ऐसे कुछ जहां पे डिफाइंड रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं इंग्लिश में, अगर आप उन पे वर्क करोगे एक टाइम पे, दैट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक टाइम में आपको वो रूल्स याद करने हैं, उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में इंग्लिश में आप काफी अच्छा आई थिंक स्कोर कर पाओगे। ओके तो
इसका मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि मेरा जो महफूज भाई, मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हियर कि मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर की बात जब की जाए तो इंग्लिश ग्रामर के आपने जब नोट्स बना लिए तो नोट्स बनाने के बाद आप उससे उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो अपना जो आपने रूल्स पढ़े उनको अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो चीज शायद कहीं पे कहीं ना कहीं काम कर सकती है। क्या कहते हो आप महफूज भाई? हाँ बिल्कुल सही है भाई। ग्रामर के जो रूल्स हैं, मतलब वहां पे सेट ऑफ रूल्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई आपने 1000 एंटोनियम साइनोनियम याद कर लिए और एग्जाम में कुछ और पूछा गया। एक तो होता है वहां पे आप एलिमिनेशन का यूज करोगे, वहां पे 3 ऑप्शन कुछ और हैं। एक आपको लग रहा है कि ये इसका एंटोनियम हो सकता है बिकॉज 3 अदर वर्ड्स उनकी मीनिंग आपको पता है, आपने ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके उसका एंटोनियम फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये भी हो सकता है कि आपने उन चारों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड पहले सुना ना हो एंड यू हैव नो आइडिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है ना कि आप ग्रामर पे वर्क करो, आप टेंसेस को थोड़ा सा ठीक करो, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को थोड़ा ठीक करो, आप मॉडल्स को थोड़ा ठीक करो। ऐसे जो टॉपिक्स हैं जहां पे सेट ऑफ रूल्स हैं, अगर आप इन पे वर्क करोगे तो आई एम श्योर इंग्लिश में आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, हाँ जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है इंग्लिश में, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जो पैसेज वगैरह होता है, अगर आप वो पढ़ोगे तो या उनकी प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक वो आपको बेनिफिट करेगा एग्जाम में। और उसके लिए महफूज भाई मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए थोड़ा सा आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कुछ भी हाँ पढ़ आप, लें। हाँ आप वैसे आप रीडिंग हैबिट वो ठीक है डेवलप करो, या अगर आप कोई जो ऑनलाइन बहुत सारी जो क्या कहते हैं इनको वेबसाइट्स हैं, आप उनसे भी 2-2 3-3 पैसेजेस हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक कोई अच्छी मॉडरेट लेवल की पैसेज ले लो, आप उसको गो थ्रू करो, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप देने की कोशिश करो। उससे ये पता चलेगा कि आपको इंग्लिश की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और मे भी वहां पे कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो। एक ऐप आती है, ऐप का नाम है वर्ड वेब, WORDWEB। ये एक ऑफलाइन डिक्शनरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी ऐड नहीं आता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के दौरान आपने कोई वर्ड देखा जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, उस वर्ड वेब का यूज करके आप इसकी मीनिंग फाइंड आउट कीजिए एंड मे बी कभी किसी फ्रेंड के साथ चैट करते करते इस वर्ड को यूज कीजिए, याद हो जाएगी आपको इसकी मीनिंग। इसमें क्या है। ओके, तो अब आगे आते हैं महफूज भाई रीजनिंग कंपोनेंट पे। तो रीजनिंग को कैसे तैयार किया जाना चाहिए? मैंने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी है, एक बैंक एग्जाम दिया था आई थिंक 2017-18 में। उस टाइम पे मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, आई थिंक अंकुश लांबा या कुछ नाम है उनका, बहुत बढ़िया टीचर है, अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं वो, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल भी है। वो बहुत बढ़िया टीचर मुझे लगे। अगर कोई रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आई थिंक एक बार अंकुश लांबा की चैनल को विजिट करें, मे बी उनको भी बेनिफिशियल लगे। ओके, तो महफूज भाई रीजनिंग के लिए यही है कि आपने जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसके थोड़े बहुत नोट्स बना लिए और उसके बाद आपने जितने ज्यादा हो सके उसके 100 150 200 आपने एमसीक्यूज लगा लिए, प्रैक्टिस की उसकी। तो रीजनिंग इज आल्सो नहीं, ऑल अबाउट प्रैक्टिस आपकी, उस पे भी आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। हाँ प्रैक्टिस सही है, लेकिन मतलब ऑनेस्टली दाऊद भाई, मैंने कभी किसी टॉपिक के 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। मेरे हिसाब से महफूज भाई पता क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने बहुत सारे इनफैक्ट बच्चों को देखा है जिनका वीक होता है मैथमेटिक्स और उनका कहीं ना कहीं वो रीजनिंग में भी लैग कर जाते हैं, उनका रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली वो नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मेरे हिसाब से बेसिक चीज यही होगी कि भाई ठीक है, आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उस पे एमसीक्यूज लगा लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो लगा लो आप, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो उसके बाद महफूज भाई आते हैं कंप्यूटर सेक्शन पे। देखो अभी आगे हमारा सब इंस्पेक्टर वगैरह रिक्रूटमेंट आने वाली है, या हमारी जो हमारी कांस्टेबल की है, जो भी है, हर एक में अब कंप्यूटर जेकेएसएसबी इंक्लूड कर रहा है। तो महफूज भाई कंप्यूटर के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो होनी चाहिए, कहां से क्या सोर्सेज फॉलो होने चाहिए? मैंने हमेशा कंप्यूटर का एक ही सोर्स फॉलो किया है, वो है जो अरिहंत की बुक आती है, वो मैंने फॉलो किया हमेशा। एंड अगर किसी को
और हेल्प चाहिए कंप्यूटर में, वो जो गौरव गर्ग है, स्टडी IQ के जो फाउंडर हैं, उनका एक कंप्यूटर का कोर्स है, अगर वो परचेज करना चाहे तो उस कोर्स से स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बिकॉज मैंने लाइफ में थोड़ा सा जो सीखा है, एंड अगर मुझे किसी टीचर को थोड़ा सा क्रेडिट देना होगा, मैं गौरव गर्ग को क्रेडिट दूंगा, बिकॉज पढ़ते कैसे हैं एंड पढ़ाते कैसे हैं ये मैंने उनसे ही सीखा है। वेरी गुड। उनका जो कंप्यूटर कोर्स है, एक अरिहंत बुक, दूसरा गौरव गर्ग का कंप्यूटर कोर्स, इट विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, ट्रस्ट मी। वेरी गुड। तो महफूज भाई अब आते हैं आपके जीएस कंपोनेंट पे, लेकिन जीएस में ऑन द टॉप मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की। महफूज भाई, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या लगता है, क्या ऐसी, देखिए महफूज भाई, करंट अफेयर्स की इतनी हवा बना के रखी है यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने, कि भाई यहां से पढ़ो, ये पढ़ो, वीकली पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो। आपके हिसाब से महफूज भाई, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके हिसाब से बेस्ट क्या रहता है करंट अफेयर्स के लिए? 2020 में जब हमने एग्जाम दिया था पंचायत का, आई थिंक उस पेपर में 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम करंट अफेयर्स सेक्शन। एंड वैसे इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू JKSSB, लेकिन अगर पूछा जाए तो जो सिलेबस की पहली लाइन है वो है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उस हिसाब से करंट अफेयर्स में एटलीस्ट JKSSB को 3 या 4 क्वेश्चन पूछने चाहिए। लेकिन पिछले 4-5 एग्जाम्स आप उठा के देख लो, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 आई थिंक हार्डली। तो इतना इसके पीछे मतलब माथा फोड़ी करना, आई थिंक इट इज नॉट वर्थ इट। एग्जाम से पहले आप कोई किसी वेबसाइट से, किसी अच्छी वेबसाइट से आप कोई PDF डाउनलोड करो, 4-5 महीने की PDF फाइल या 6 महीने की PDF फाइल, लास्ट 6 मंथ्स, गो थ्रू दैट PDF फाइल, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा देख लो, 1-2 बार रिवाइज करो। आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। बिकॉज मैं भी पहले मानता था, मैं करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा फॉलो करता था। इनफैक्ट जब फाइनेंस 1.0 हुआ था, जो पहला हुआ था फाइनेंस, उस टाइम पे मैंने आई थिंक 1-1.5 साल की करंट अफेयर्स उसको रट्टा मारा था। बिकॉज हर दिन मैं 1.5 से 2 घंटे करंट अफेयर्स को देता था। बिकॉज मुझे लगता था इफ यू आर एन एस्पेरेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और मुझे लगता था कम से कम 4-5 क्वेश्चन JKSSB इससे पूछेगी, लेकिन वहां पे फिर कुछ आया ही नहीं करंट अफेयर्स में। आप 4-5 जो रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं उनको देख लो, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आई थिंक, 3 भी नहीं शायद। तो इसलिए इट इज ऑफ नो यूज कि आप 2-2, 3-3 घंटे करंट अफेयर्स को दो। एग्जाम से पहले लास्ट 6 मंथ्स की कोई PDF फाइल डाउनलोड करो, कंपाइल्ड, गो थ्रू दैट। अगर आपकी किस्मत है तो ठीक है, आ जाएगा उसमें से क्वेश्चन। किस्मत अच्छी नहीं भी होगी तो आप किसी और टॉपिक में कोई मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसके बदले। ओके, सो महफूज भाई, अब आते हैं हमारे आज के सेशन के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, वो है जनरल स्टडीज। जो जीके है महफूज भाई, जीके के अलग अलग थोड़ा सा मैं तोड़ूंगा, आगे सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है। इन सब को आपने क्या अलग-अलग पढ़ा था या फिर एक सिंगल सोर्स फॉलो किया था? पूरे जीके में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी आपने महफूज भाई? जो ये टॉपिक्स हैं जो मतलब हर किसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में JKSSB पूछता है या उसमें मेंशन्ड होते हैं, हर किसी टॉपिक के लिए मैंने अलग से सोर्सेज कंसल्ट किए हैं। मेरे पास कोई बुक नहीं है, लेकिन हाँ मैंने NCERTs को काफी ज्यादा फॉलो किया है। मैं उनकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको डाउनलोड करके, फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल साइंस का या इसका जनरल स्टडीज का अगर कोई टॉपिक है या इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, मैंने NCERT डाउनलोड की थी क्लास 12th की, इकोनॉमिक्स की भी, और जो ये बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी NCERT PDF फाइल मैंने डाउनलोड की थी चैप्टर्स की। उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे, बुलेट पॉइंट्स होते थे, एक तो उस PDF को मैं गो थ्रू करता था, दूसरा जो उसमें बुलेट पॉइंट्स होते थे उनको मैं नोट डाउन करता था। एंड कभी, बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिए थे, मॉक टेस्ट में अगर कोई ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाता था जो मुझे लगता था मैंने ये नहीं पढ़ा है, आई यूज टू नोट दैट डाउन, और उसी जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन था उस पॉइंट को मैं उसी चैप्टर में ऐड करता रहता था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मेरे नोट्स थे वो काफी कॉम्प्रहेंसिव बने। जो आपके नोट्स हैं वो एक ही टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रहेंसिव बनेंगे, कि उसमें सब कुछ होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसमें चीजें ऐड करते रहते हो, बिकॉज यू गेट टू नो ए लॉट ऑफ थिंग्स। कभी एग्जाम में, कभी किसी फ्रेंड से,
कभी मॉक टेस्ट में, कभी कहीं और, आप वो चीजें ऐड करते जाइए अपने नोट्स में या उस चैप्टर में। आपके नोट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छे होंगे। ओके, तो महफूज भाई अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स को कि आप तरुण गोयल ले लो, आप ल्यूसेंट जीके ले लो और एक ही बुक से आप सारे कंपोनेंट्स को पढ़ लो। आपका क्या मानना है इसके मुतलिक? मैंने दोनों में से कोई बुक नहीं खरीदी है भाई। ओके। इसका मतलब मुझे आइडिया भी नहीं था ये बुक्स मार्केट में है। फिर लिटरली महफूज भाई किस किसी मैं फ्रेंड ने बोला कि तरुण गोयल, मनोहर पांडे ऐसी कोई बुक आती है जीके की, इसमें सब कुछ है। फिर जब हमने हमने जो अपनी ऐप है उसको लॉन्च किया, उस टाइम पे वी वर मतलब सर्च कर रहे थे क्वेश्चंस वगैरह इधर उधर से मॉक टेस्ट बनाने के लिए। उसके बाद जो है हमने लूसेंट बुक खरीदी। आई स्वेयर अभी भी हमने उसको खोला नहीं है, वो अभी भी फ्रेश है, यही टेबल पे पड़ी है सामने। महफूज भाई किसी एक किसी एक बुक से थोड़ी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा। एग्जैक्टली और इस चक्कर में मत रहिए कि आप इस चक्कर में मत रहिए कि आपको जुगाड़ करके पास करना है एग्जाम। आपको प्रिपेयर करना है, ये जो नॉलेज है ये आपको रिटेन करनी है। कल को जाके आपको केएस प्रीलिम्स में बैठना है या किसी और बड़े एग्जाम में, आप जुगाड़ जुगाड़ ये नॉलेज आगे तो इसकी धज्जियां उड़ेगी किसी एग्जाम में। आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। अगर मैं अभी इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा कि कल को जाके अगर केएस प्रीलिम्स में भी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया, आई शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आप ऐसी मेंटालिटी लेके चलिए। ये नहीं कि अप्रैल में एग्जाम है, आप इतना कौन पढ़ेगा, आप 3-4 पेजेस की बुक लाएंगे उसी से एग्जाम पास होगा। मे भी किसी का होता होगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। बहुत घिसना पड़ा है तभी एग्जाम क्वालिफाई हुआ। वेरी गुड महफूज भाई, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले महफूज भाई जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के लिए बुक लिस्ट एंड सोर्सेज की स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी महफूज भाई, और वो वीडियो आई थिंक कोई 18-19 मिनट की बनी थी। उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सोर्सेज जो है वो रिकमेंड किए थे। लिटरली आप जरा अगर चेक करोगे महफूज भाई कमेंट सेक्शन में, देयर वेर सम पीपल, वहां कुछ लोग थे वो कमेंट क्या कर रहे थे कि भाई हमने आईएएस थोड़ी ना करना है, हमने केएस थोड़ी ना करना है कि आप अलग अलग सोर्सेज बता रहे हो। तो आप जीके के लिए, आप हिस्ट्री के लिए अलग बता रहे हो, इकोनॉमी के लिए अलग बता रहे हो, पॉलिटी के लिए अलग बता रहे हो, ज्योग्राफी के आप बता रहे हो कि आप एनसीईआरटी पढ़ो 11th-12th की। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ल्यूसेंट जीके इज एनफ फॉर इट। तो मेरे हिसाब से उन लोगों के मुंह के ऊपर एक बड़ा तमाचा यहाँ पे महफूज भाई ने लगाया है कि आप एक सोर्स से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। दिस इज नहीं, डैम एंड दिस इज ट्रू। मैं कह रहा हूं शायद किसी का होता होगा एग्जाम क्वालिफाई ये लूसेंट या कोई और बुक खरीदने से। मेरा नहीं हुआ है। मैंने हर किसी सब्जेक्ट में जो भी, फॉर एग्जांपल अगर जीएस है, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मैंने अपनी तरफ से इतनी कोशिश की है कि आई गो थ्रू लॉट ऑफ सोर्सेस, बिकॉज आई मतलब तब 2021 था, मेरे पास काफी ज्यादा टाइम था रिसर्च करने के लिए हर किसी टॉपिक में। मैंने इवन जो एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए मैंने शंकर आईएएस की पीडीएफ डाउनलोड की थी, मैंने उसी से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ऑल्दो दैट इज फॉर सम डिफरेंट एग्जाम, हमें उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ मैंने इससे पहले भी एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को इसी शंकर आईएएस बुक पे ही रेकमेंड किया था कि आप इसी पे जो एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी है या इसमें जो इकोसिस्टम या जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जो भी है, आप इसी बुक से उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। एंड ट्रस्ट मी दाऊद भाई, मैंने जो पेजेस बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी या ये जो इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है कि उस टॉपिक, मतलब जो मेरे नोट्स हैं उससे क्वेश्चन बाहर आया हो। वो इसलिए कि जो मेरा सोर्स है वो काफी तगड़ा था। गुड। ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें बहुत ज्यादा डिग किया था, लेकिन हाँ मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन किया था। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आज तक जेकेएसएसबी ने एनवायरमेंट या इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी या एनवायरमेंटल पोल्यूशन में पूछा है, आई हैव बीन एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन ऑलवेज। वेरी गुड। सो ये था हमारा जीके की स्ट्रेटेजी के बारे में। इसके अलावा महफूज भाई कुछ और चीजें आप सोर्सेज को लेके आप डिस्कस कर बताना चाहे, ऐड ऑन करना चाहे तो आप प्लीज फर्दर ऐड मे कीजिए। बी
मे बी यहाँ पे कोई बिगनर है, मैं उसको फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि आप जुगाड़ के चक्कर में मत रहिए, आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो कीजिए। ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कल को जाके आपने सोचा कि आई वॉन्ट टू अपियर इन केएस एग्जाम, उसके लिए आपको एक तो वो स्टैंडर्ड बुक्स जो एग्जाम की हैं, दूसरा जो प्रीवियस ईयर पेपर है केएस के, उनको भी आपको एनालाइज करना है, सो दैट यू गेट टू नो द ट्रेंड ऑफ द एग्जाम, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की लेवल क्या होती है। मुझे लगता है मॉक टेस्ट दे आर गुड, बहुत बढ़िया है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उससे भी बेटर है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको बहुत ज्यादा गाइड करेंगे कि एग्जाम को या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कितना पढ़ना है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या ये जो बोर्ड है जेकेएसएसबी, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। ओके, तो ये रहा हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी के बारे में। महफूज भाई ने बीच में एक चीज बताई थी अपनी ऐप के बारे में, तो मैं यहाँ पे ऑडियंस को कह देना चाहता हूँ कि महफूज भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है, जो मुझे स्टार्टिंग में कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अभी सुन रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे हमारा सेशन। तो और ये भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ नई चीजें लोगों को सीखने को मिली होंगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महफूज भाई के यूट्यूब चैनल का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप महफूज भाई के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। और महफूज भाई की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम शहजार क्लासेस है। महफूज भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, सही है दाऊद भाई, सही है। हाँ, शहजार क्लासेस है महफूज भाई की मोबाइल एप्लीकेशन का नाम। महफूज भाई की वो मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे आपको वो ऐप मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे व्यूअर्स को ये चीज भी बता देना चाहता हूँ कि हमने भी रिसेंटली अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है। ऑल्दो हमने कुछ बड़े सोर्सेज अभी लॉन्च नहीं किए हैं, लेकिन वी आर प्लानिंग फॉर द सेम। तो होपफुली इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर वो प्लान करें, लेकिन फिलहाल हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए कुछ दो चार कोर्सेज जो है वो हमने लॉन्च कर दिए हैं। तो व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारा वो भी एक्सप्लोर करें। तो महफूज भाई को एक बार फिर से तहे दिल से मुबारकबाद। महफूज भाई, आखिर में ये जो हमारा आज का पूरा सेशन है, इसकी कंक्लूजन में क्या कुछ और चीज है जो आप ऐड करना चाहोगे? क्या कुछ और चीजें हैं जो आप बताना चाहोगे? आप प्लीज शेयर कीजिए। मेरे हिसाब से जो कहना था वो कह दिया, लेकिन शायद कोई मोटिवेशन का वेट कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोंट बिलीव इन एक्सटर्नल मोटिवेशन। आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए कि आप अपने लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने की चाहत रखते हो। ठीक है, ये जो फायर है जो आपके अंदर होगी, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है, कोई आपको बोल रहा है कि आपसे क्वालिफाई नहीं होगा, आप नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, जस्ट प्रिटेंड कि आपको सुनाई नहीं दे रहा बाहर का शोर। आपकी नजरें आपकी मंजिल पे होनी चाहिए। जब व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल, वो लोग आपके नाम की कस्में खाएंगे और वो बोलेंगे कि ये मेरा बहुत करीबी रिश्तेदार है, इवन आप उसको जानते भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। अगर आप एग्जैक्टली अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हो, बाकियों को लगता होगा कि इसका कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेट योर सक्सेस मेक ऑल द नॉइज। फिलहाल आप चुप रहिए, जब आप सक्सेसफुल होंगे उनको खुद जवाब मिल जाएगा कि ये बंदा किसके लायक है और ये क्या कर रहा था अंदर बैठ के। ठीक है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपनी नजरें अपनी मंजिल पे, ठीक है, फोकस बना के रखिए, मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। ऊपर वाला आपकी मेहनत को जाया कभी नहीं करेगा, ना कभी की है, और ना ना कभी कभी करेगा, करता है, ना कभी करेगा। ठीक है, होपफुली। जो सिंसियर होता है वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। होपफुली। सो महफूज भाई, दिल से, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हेल्पलेस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शेयर की। ऑनेस्टली और ओपनली आपने इतना ये चीज़ें, ये सारी बातें शेयर की, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा मशकूर हूँ महफूज भाई। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे बड़ी कामयाबी दे। और
आगे दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको और जो आपका बड़ा मकसद है वो आपका मिशन और मकसद पूरा हो महफूज भाई। और अगली बार जब हम सेशन करें, अगली बार कुछ और आपकी अचीवमेंट हो और आपकी नई अचीवमेंट पे हम नया सेशन करेंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है महफूज भाई। थैंक यू दाऊद भाई, थैंक यू। तो यहीं पे मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इस सेशन को एंड करना चाहता हूं। शुक्रिया।